1947 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक ऑपरेटर को रेडियो पर एक अजीब संकेत सुनाई देता है, जिससे उसका कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगता है। वो व्यक्ति कुछ और मशीनें जोड़ता है, लेकिन वह अजीब आवाज को समझ नहीं पाता, इसलिए वह दूसरे स्टेशन पर फोन करता है, जो उसे बताता है कि सिग्नल रोसवेल से आ रहा है। कुत्ते और रेडियो को साथ लेकर ऑपरेटर घूमने निकल जाता है। तभी उसे दूर से धुआं और रोशनी दिखाई देती है। उसके ट्रक की अचानक बिजली चली जाती है और कुत्ता भौंकते हुए बाहर निकल आता है। ऑपरेटर उसका पीछा करता है और पाता है कि उस क्षेत्र में आग लगी हुई है और बीच में कुछ अजीब चीज है। उसी समय उसे शोर सुनाई देता है और वह बहुत तेज रोशनी की ओर देखकर घबरा जाता है। 2003 में अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्कैनर पर बर्फ के 5 मीटर नीचे दबी एक अजीब वस्तु देखी। यह न जानते हुए कि इसके साथ क्या किया जाए, वे इसे नासा अनुसंधान केंद्र भेजने का निर्णय लेते हैं। इस बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्रिप्टोलॉजिस्ट जूलियन अपनी कक्षा को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक छात्र उसके साथ छेड़खानी करता रहता है। चूंकि वह उसे अनदेखा कर रहा है, इसलिए वह उसे एक शरारती संदेश भेजती है, लेकिन वह अपना लैपटॉप बंद कर देता है। कक्षा के बाद जूलियन की मुलाकात डॉक्टर बैचमैन को अंटार्कटिका में मिली विचित्र वस्तु का उपग्रह चित्र प्राप्त हुआ है। यह इतना बड़ा है कि पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई जीवाश्म वेल है, लेकिन फिर उन्होंने इससे आने वाले एक अजीब रेडियो सिग्नल की पहचान की। उन्होंने सिग्नल को एक सीडी पर रिकॉर्ड कर लिया है, जिसे बैचमैन ने जूलियन को अध्ययन के लिए दिया है। कुछ घंटों बाद जूलियन को संकेत के छिपे अर्थ का पता चल जाता है। इसमें पाठ और पल्स समूहों में भेदभाव किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं है। कंप्यूटर पर एक विशेष सॉफ्टवेयर चलाने से पता चलता है कि सिग्नल की आवृत्ति प्रभावशाली है, जो पृथ्वी पर किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली है। जूलियन इन परिणामों को बाकमैन के पास ले जाता है और उसे फॉकलैंड द्वीप पर प्रयोगशाला में काम करने के लिए राजी करता है। 2 वैज्ञानिकों को भी यह अजीब रेडियो सिग्नल मिलता है और चूंकि वे इसका पता नहीं लगा पाते, इसलिए वे इसे एरिजोना स्थित एक वेधशाला में भेज देते हैं। वहां 2 अन्य वैज्ञानिकों ने देखा कि सिग्नल बढ़ गया है और वे इसे नासा को भेजने पर सहमत हो गए। कुछ दिनों बाद जूलियन विमान से अंटार्कटिका पहुंच जाता है। प्रचंड तूफान के कारण विमान बुरी तरह हिल रहा है और दृश्यता कम होने के कारण पायलटों को लैंडिंग के लिए तैयार होने में परेशानी हो रही है। शुक्र है कि बेस पर चमकदार रोशनी है और पायलट लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। विमान कुछ देर तक फिसलता है, लेकिन सौभाग्य से कुछ भी होने से पहले ही रुक जाता है। जब जूलियन अंततः बेस में प्रवेश करता है तो नाइला उसका स्वागत करती है, जो उसे चारों ओर घुमाती है और बॉस डॉक्टर गेराक। इसके बाद जूलियन को रहस्यमयी वस्तु को देखने के लिए ले जाया जाता है, जिसे खोदकर निकाला गया है, लेकिन यह अभी भी बर्फ से ढकी हुई है। नियमों का पालन करते हुए वे इसे प्राकृतिक रूप से पिघलने दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने देखा है कि यह असामान्य दर से पिघल रहा है। गेराक और जूलियन दोनों का मानना है कि यह वस्तु संभवतः अन्य ग्रह से आई हो सकती है। जूलियन ने करीब से देखा और जब उसने बर्फ को छुआ तो एक रहस्यमयी ऊर्जा उसकी बाह तक पहुंची और उसे पिछले कुछ दिनों की सारी यादें ताजा हो गईं। जब जूलियन अपना हाथ हटाता है तो त्वचा लाल हो जाती है। उस समय जूलियन को डॉक्टर केट, जो उसकी पूर्व प्रेमिका, निकलती है। वो विश्वास नहीं करती कि वो मुसीबत से दूर रह सकता है, लेकिन फिर भी वो उससे विनती करती है कि वो अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि यह परियोजना उसके लिए महत्वपूर्ण है। उस रात जूलियन को बर्फ के अंदर चमकती हुई कोई चीज का सपना आया। वो आधी रात को एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाता है और अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि एक छाया इधर उधर घूम रही है और फर्श पर ढेर सारा पानी पड़ा है। जैसे ही वो उस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वह पीछे मुड़ता है। तभी रहस्यमयी ऊर्जा उसे ब्रह्मांड, न्यू मैक्सिको की घटना और विचित्र प्राणियों के दृश्य दिखाती है। उसी क्षण जूलियन पुनः जाग जाता है। उसे पता नहीं होता कि उसने ये सपना देखा था या नहीं। सुबह नाइला जूलियन को आनुवंशिक रूप से संशोधित भोजन पर अपना प्रयोग दिखाती है, जिससे उन्हें अंटार्कटिका में मक्का उगाने में मदद मिली है। मकई के खेत में तापमान काफी गर्म होता है, इसलिए टीम बहुत कम कपड़े पहनकर काम करती है। जूलियन ने देखा कि केट स्ट्रॉ के साथ बहुत अच्छी तरह से रहती है और उसे ईर्ष्या होती है। इस बीच एक सरकारी एजेंट और रक्षा सचिव जूलियन, गेराक और बैचमैन के प्रोफाइल देख रहे हैं। पता चला कि जूलियन ने अतीत में एक छात्र के साथ शरारत की थी और इसी कारण उसने कुछ वर्षों तक अध्यापन का काम छोड़ दिया था तथा नासा के लिए काम करने लगा था। वो छात्रा केट थी। उन्होंने नासा द्वारा साझा किए गए सिग्नल पर भी गौर किया और पाया कि यह 1947 के सिग्नल के समान है। बेस पर जूलियन अपना सारा समय सिग्नल का अध्ययन करने में बिताता है, लेकिन ज्यादा प्रगति नहीं कर पाता। उनके साथ संचार अधिकारी ग्रीष्म भी हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने बर्फ से आने वाले सिग्नल को कैसे पाया। दोपहर के भोजन के लिए दोनों मेस हॉल में जाते हैं और जूलियन बाकी क्रू सदस्यों से मिलता है। वे उसे उसकी नौकरी के बारे में पूछते हैं और स्ट्रॉ एलियंस में विश्वास करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। कुछ समय बाद चालक दल को पता चलता है कि उनका संचार ठप हो गया है, जो कि तूफान आने पर अक्सर होता है। जूलियन उस वस्तु की जांच करता है और ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि बर्फ कितनी पिघल गई है तथा बताता है कि अब वे उस वस्तु को लगभग देख सकते हैं। नाइला को लगता है कि वह अपने जोड़ों में एक हल्की सी हलचल महसूस कर सकती है, लेकिन जब वो बर्फ को छूने की कोशिश करती है तो जूलियन उसे ऐसा न करने की चेतावनी देता है। जब ग्रीष्म ने पहली बार इस सिग्नल को खोजा था तब ये हार्मोनिक नहीं था, जिसका अर्थ है कि अब एक सिग्नल में 2 या अधिक आवृत्तियां सम्मिलित हैं। चूंकि जूलियन उपग्रह से संपर्क नहीं कर पाता, इसलिए वो ग्रीष्म को एक एंटीना लाने के लिए मना लेता है और अपने कंप्यूटर को उससे जोड़ देता है ताकि वो सिग्नल का विश्लेषण जारी रख सके। अगली सुबह पूरी इमारत कुछ मिनटों के लिए हिलती है और रहस्यमय वस्तु अपने हैंगर से नीचे गिर जाती है। चालक दल इसकी जांच करने जाता है और अंततः उस वस्तु को देख लेता है, क्योंकि वहां बहुत कम बर्फ बची होती है।
ये कुछ ऐसा दिखता है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, और जब केट इसे छूती है तो उसे बिजली का झटका लगता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह वस्तु आग्नेय चट्टान है जो किसी उल्कापिंड की ओर इशारा करती है। ये संकेत बिल्कुल विमान से प्राप्त होने वाले डेटा जैसा है, इसलिए जूलियन का मानना है कि यह एक ब्लैक बॉक्स है। वो अपने कंप्यूटर के पास वापस आता है और अपना सिद्धांत समझाता है। यह वस्तु गलती से धरती पर गिर गई थी और यह बचाए जाने का संकेत भेज रही है। गणित के साथ इस सारी नई जानकारी का उपयोग करते हुए जूलियन अंततः संदेश के एक भाग को समझने में सफल हो जाता है। वे अभी भी इसे समझ नहीं पाते और स्ट्रॉब इसका मजाक उड़ाता है। समूह एक नाश्ता लेता है और स्ट्रॉब जोर देकर कहता है कि एलियंस का विचार पागलपन है, लेकिन बाकी सभी लोग जूलियन से सहमत हैं। उसी समय उन्हें रखरखाव कक्ष में वापस बुलाया गया, क्योंकि चालक दल के एक सदस्य को उस वस्तु पर एक सिलवट मिली थी। टीम इसे खोलने के विचार पर चर्चा करती है और केट संभावित वायरस या अन्य रोगजनक जीवों के बारे में चिंतित होती है, लेकिन स्ट्रॉब बताते हैं कि प्रयोगशालाएं सीलबंद वातावरण है और वे सभी इसे सुबह खोलने के लिए सहमत होते हैं। इस बीच वैचमैन को रहस्यमय वस्तु के बारे में कुछ भयानक समाचार पर चर्चा करने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया जाता है। मौसम के कारण बेस से संपर्क करना अभी भी असंभव है, लेकिन सरकार ने पहले ही एक रूसी पनडुब्बी के साथ गठबंधन कर लिया है तथा उसे परमाणु हथियार लेकर बेस की ओर भेज दिया है। अगली सुबह टीम ने केबल का उपयोग करके उस वस्तु को अपनी एक मशीन से जोड़ दिया और एक विद्युत प्रतिक्रिया उत्पन्न की जो झटकों को बेअसर कर देती है। वस्तु के अंदर अभी भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब वे उसे बिना चोट पहुंचे छू सकते हैं। इसके बाद वे आरी का उपयोग करके वस्तु को काटना शुरू करते हैं तथा कठोर बाहरी सतह के नीचे एक नम परत ढूंढते हैं। इराक ने उस वस्तु का एक टुकड़ा लिया और पुष्टि की कि यह कोई कार्बन मिश्र धातु है जो अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आई थी। जूलियन के कंप्यूटर पर संदेश बदलता रहता है और वह नाइला को बताता है कि वस्तु संवाद करने का प्रयास कर रही है। जब नाइला कहती है कि यह वीडियो गेम माइंड मेज जैसा है, तो इससे उसे संदेश से निपटने का विचार मिलता है और कुछ प्रयास और त्रुटि के बाद वो अंततः इसका अनुवाद करने में सफल हो जाता है। इसमें लिखा है, इसे मत खोलो। जूलियन और नाइला घबरा जाते हैं और रखरखाव कक्ष की ओर भागते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। उस वस्तु से एक चमकदार ऊर्जा निकल रही है जिससे आरी वाला व्यक्ति दर्द से चीख रहा है। उसका शरीर पिघलने लगता है और जल्द ही एक विस्फोट होता है जिससे कई चालक दल के सदस्य घायल हो जाते हैं और कमरे में मौजूद अधिकांश वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। इससे जनरेटर भी बंद हो जाता है जो आपातकालीन बैटरियों के चालू होने तक बेस में बिजली आपूर्ति बंद कर देता है। कुछ टॉर्च प्राप्त करने के बाद समूह के बाकी सदस्य घायल कर्मचारियों की जांच करने के लिए खाड़ी में जाते हैं। सभी जीवित हैं सिवाय आरी चलाने वाले व्यक्ति के जो जलकर मर गया है। जब उन्होंने वस्तु में आरी से बने छेद को करीब से देखा तो उन्हें उसमें अजीब से दिखने वाले जैविक हिस्से देखकर आश्चर्य हुआ। पायलट टोनी झाड़ू के हैंडल से उसमें छेद करता है और झिल्ली जलने लगती है, जब तक कि एक नया छेद ये प्रकट नहीं कर देता कि वस्तु के अंदर वास्तव में क्या है, अर्थात एक जमे हुए एलियन। वे यह नहीं बता सकते कि वो सिर्फ सो रहा है या वास्तव में मर चुका है। अचानक नाइला कहती है कि उसे बीमार महसूस हो रहा है क्योंकि उसकी नाक से खून बहने लगा है। वो घुटनों के बल गिर जाती है और उसका चेहरा भी पिघलने लगता है। जल्द ही अधिक से अधिक कर्मचारियों को यही स्थिति झेलनी पड़ती है, जिससे समूह को यह एहसास होता है कि किसी प्रकार का वायरस उस वस्तु से निकलकर हवा में फैल गया है तथा एक एक करके उन्हें मार रहा है। भयभीत होकर कुछ बचे हुए लोग सुरक्षित रहने के लिए एक बंद कमरे में भाग जाते हैं और सुरक्षा कैमरों पर एलियन को देखते हैं। ग्रीष्म मदद के लिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन संचार अभी भी बंद है। गार्ग बताते हैं कि कभी कभी बीमारी अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजों को नष्ट होने से बचाने के लिए अपनी गति धीमी कर देती है, इसलिए यह संभावना रहती है कि जीवित बचे लोग भी संक्रमित हो जाएं। जब समूह इस बात पर झगड़ रहा होता है कि क्या किया जाए, तो एलियन अपनी आंखें खोल देता है। जब तक चालक दल दोबारा स्क्रीन पर देखता है, तब तक वो जीव खाड़ी से जा चुका होता है। वे इसकी तलाश करने तथा पायलटों द्वारा लाई गई बंदूकें प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं। केवल अपने टॉर्च का उपयोग करते हुए चालक दल रखरखाव कक्ष की खोज शुरू कर देता है। स्ट्रोइबा को तब डर लगता है जब उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है, लेकिन ये सिर्फ केट होती है। ग्रीष्म भी खोज कर रहा है, उसे पता नहीं कि कोई उसे दूर से देख रहा है। जब ग्रीष्म अपनी टॉर्च लेकर पीछे मुड़ता है तो ये गायब हो जाता है। इसके बाद वो उपस्थिति टोनी का पीछा करना शुरू कर देती है, जो छाया में कुछ हिलता हुआ देखकर चिल्लाता है। जैसे ही जूलियन अगले बेस स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ बक्सों पर चढ़ने की कोशिश करता है, केट उन कमरों की बिजली बंद कर देती है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है और जूलियन गिर जाता है। वो जल्दी से ठीक हो जाता है और एक अजीब सी आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है, जब तक कि अंततः उसे एलियन नहीं मिल जाता जो डरा हुआ प्रतीत होता है। जूलियन ने अपनी टॉर्च नीचे रख दी और कोमल शब्दों का प्रयोग करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि वो मित्रवत है। एलियन धीरे धीरे बाहर आता है और टॉर्च के पास अपने पंजे रखता है तथा जब तक वो बंद नहीं हो जाती तब तक उसकी ऊर्जा को सोखता रहता है। फिर एलियन जूलियन के पास आता है और सावधानीपूर्वक दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ लेता है तथा ऊर्जा को आपस में बांट लेता है। जब एलियन अपनी आंखें खोलता है तो जूलियन को शेष ब्रह्मांड के सुंदर दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसी समय अन्य लोग वहां आ जाते हैं और ट्राप टोनी से बंदूक चलाने को कहता है। गोली एलियन को लगती है और उसके घाव से एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण निकलती है जो टोनी और ग्रीष्म को तब गिरा देती है जब वे उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। जब सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो एलियन गिरकर मर जाता है, जिससे उसका शरीर विघटित होकर गायब हो जाता है। टोनी ने बताया कि उसने सोचा था कि एलियन जूलियन को मारना चाहता था, लेकिन वह इससे सहमत नहीं था और कहा कि एलियन के स्पर्श से उसे सुरक्षा महसूस हुई। जब तक टोनी नहीं आया तब तक ये भय में परिवर्तित नहीं हुआ। उसी समय व्हाइट हाउस को अंततः तूफान में एक छेद मिल जाता है और वह बेस से संपर्क स्थापित कर लेता है। वैचमैन बताते हैं कि उन्हें एलियन और संक्रमण के बारे में पता है, तो जूलियन उन्हें आश्वस्त करता है कि यह बीमारी बेस से बाहर नहीं गई है।
इसके बाद बैचमैन उन्हें न्यू मैक्सिको की घटना और उस जानलेवा रोगाणु के बारे में भी बताता है जिससे एलियंस प्रतिरक्षित हैं। ये जीव टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं और मंगल ग्रह पर पहले ही सब कुछ नष्ट कर चुके हैं। जब जूलियन ने घोषणा की कि एलियन मर चुका है तो रक्षा सचिव ने निर्णय लिया कि वायरस से छुटकारा पाने के लिए बेस को उड़ा देना ही एकमात्र विकल्प है। वह चाहता है कि बैचमैन चालक दल से झूठ बोले और उन्हें बताए कि मदद आ रही है, लेकिन बैचमैन इनकार कर देता है और केवल इतना बताता है कि एक रूसी पनडुब्बी आ रही है। जूलियन पंक्तियों के बीच पड़ता है और पूछता है कि उनके पास कितने घंटे हैं, जिसके जवाब में बैचमैन 3 कहता है। बातचीत समाप्त होने के बाद स्ट्रॉब घबरा जाता है और कहता है कि वह विमान से ही जाना चाहता है, भले ही तूफान भयंकर हो। जूलियन उसे याद दिलाता है कि वे संक्रमित हैं और यहाँ से जाने का मतलब है वायरस को बाहरी दुनिया में ले जाना, लेकिन स्ट्रॉब सोचता है कि यदि वे वास्तव में संक्रमित होते तो वे पहले ही मर चुके होते। जैसे ही पनडुब्बी करीब आती है, वैज्ञानिक ये पुष्टि करने के लिए कुछ रक्त परीक्षण करते हैं कि वे संक्रमित तो नहीं हैं। हालांकि जूलियन बताते हैं कि यह नया वायरस अत्यंत छोटा हो सकता है और प्रोटीन में छिपा हो सकता है। स्ट्रॉब इसे छोड़ने के संकेत के रूप में देखता है और उसका समर्थन करता है, लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं करते। केट का समर्थन न मिलने से स्ट्रॉब क्रोधित हो जाता है और वो उसे अपमानित करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियन तेजी से आगे बढ़ता है और एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ये संदेह करते हुए कि स्ट्रॉब और टोनी किसी भी तरह वहां से चले जाएंगे, अन्य लोग टोनी की बंदूक ले लेते हैं और ताले के पासवर्ड बदलने लगते हैं। रूसी पनडुब्बी में वे 18 मिनट में परमाणु हथियार डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। आधार पर केट और जूलियन अंतिम ताले को बदलने का काम पूरा कर लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सांत्वना देते हैं जब तक कि उन्हें गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। मेस हॉल में स्ट्रॉब और टोनी एक साथ ग्रीष्म पर कूद पड़ते हैं और कांटे से उसकी गर्दन पर वार कर देते हैं। संघर्ष में बंदूक से कई बार गोली चलाई जाती है और गोलियां दीवार, छत और गराग के कंधे पर लगती हैं। जैसे ही ग्रीष्म बेहोश हो जाता है, स्ट्रॉब और टोनी बंदूक पकड़ लेते हैं और भागने लगते हैं। उसी समय जूलियन और केट वापस आ जाते हैं। स्ट्रॉब ने फिर गोली चलाई जिससे केट के कंधे पर भी चोट लगी। गार्क को पता चलता है कि दोनों आदमी नाली के पाइपों के माध्यम से भाग जाएंगे। सभी बंद दरवाजों को गोली मारकर स्ट्रॉब और टोनी मकई के खेत में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे भागते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से सारा मक्का नष्ट होने लगता है, जिससे ये पुष्टि हो जाती है कि वे वास्तव में संक्रमित हैं। टोनी अपना मन बदल लेता है और वहीं रहना चाहता है, लेकिन स्ट्रॉब अभी भी भागना चाहता है और टोनी को बंदूक दिखाकर धमकाता है। उसी समय जूलियन खिड़की पर आता है और स्ट्रॉब पहले उस पर गोली चलाता है, लेकिन जूलियन समय रहते झुक जाता है। टोनी ध्यान भटकाने के लिए स्ट्रॉब पर कूद पड़ता है और बंदूक के लिए उससे लड़ने लगता है। कुछ संघर्ष के बाद स्ट्रॉब उस पर काबू पा लेता है और उसे गोली मार देता है। ये सुनकर स्ट्रॉब भागना जारी रखता है तथा अपने पास से गुजरते हुए कमरे में मौजूद हर पौधे को मार डालता है। वो जूलियन पर 1-2 बार गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। अंततः दोनों व्यक्ति पाइपों में घुस जाते हैं और तेजी से उन्हें पार कर जाते हैं और सीढ़ियों के एक विशाल समूह तक पहुंच जाते हैं। उनका पीछा जारी रहता है और स्ट्रॉब निरंतर गोली चलाता रहता है, परंतु उसे कोई फायदा नहीं होता। जब वो अंततः एक द्वार पर पहुंचता है तो वह तुरंत बाहर की ओर भागता है, लेकिन वहां उसे ऊर्जा का एक भंवर दिखाई देता है जो उसे फंसा लेता है। जूलियन भी बाहर आता है, लेकिन एक अदृश्य अवरोध उसे आगे बढ़ने से रोकता है। वो स्ट्रॉब को हिलने डुलने से मना करता है तथा धीरे धीरे सांस लेने को कहता है, लेकिन स्ट्रॉब उसकी बात नहीं सुनता तथा वह लगातार घबराता रहता है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है। धीरे धीरे ऊर्जा स्ट्रॉब के शरीर को ढक लेती है और उसे विघटित कर देती है जब तक कि कुछ भी शेष नहीं बचता। ऊर्जा धीरे धीरे जूलियन को भी अपने घेरे में ले लेती है, जिससे उसे ब्रह्मांड में और अधिक स्थान तथा आने वाले परमाणु बम का पता चलता है। जूलियन अंततः समझ जाता है कि ऊर्जा भंवर एक विदेशी अंतरिक्ष यान है जो अब मृत विदेशी को बचाने के लिए आया था और वह शेष बचे लोगों, केट, गेराक और एक वैज्ञानिक लड़की को लाने के लिए वापस अंदर चला जाता है। वह तेजी से बाहर जाने के लिए सामने का दरवाजा खोलता है और अन्य लोग पहले तो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब वे भंवर के अंदर 2 एलियंस को देखते हैं तो वे तुरंत समझ जाते हैं। लड़की और गेराक पहले आगे बढ़ते हैं, फिर केट और जूलियन हाथ पकड़कर उनके पीछे चलते हैं। अंतरिक्ष यान उन चारों को अपने में समाहित कर लेता है तथा परमाणु बम के बेस पर गिरने से पहले ही उड़ जाता है, जिससे बेस नष्ट हो जाता है। कुछ घंटों बाद सरकार एक कवर अप स्टोरी जारी करती है जिसमें कहा जाता है कि बेस को एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर द्वारा नष्ट कर दिया गया था तथा सभी मृतकों को मृत नायक बताया जाता है। हालांकि बचे हुए 4 लोग अब अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। कृपया सदस्यता अवश्य लें तथा नोटिफिकेशंस चालू रखें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।